स्टार्ट करने वाले हैं MP टेट वर्ग 2 साइंस की क्लासेस, ठीक है। और इसमें हम टॉपिक वाइज यहाँ पर डेली क्लासेस लाएंगे, जिसमें आपको आपके टॉपिक जो दिए गए हैं, सबसे पहला जो टॉपिक है आपका ब्रह्मांड, तो पहले हम इसको कवर यहाँ पर करेंगे, ठीक है। आपको किस तरीके से तैयारी करनी है आपको कल हमने बता दिया था, और आप यहाँ पर स्वयं के द्वारा नोट्स ज़रूर बनाएं, क्योंकि यदि आप नोट्स बनाते हैं तो वो आपको बहुत ही हेल्प करते हैं नोट्स, और आप स्वयं से जब नोट्स बनाते हैं तो आपको पढ़ने में भी आनंद आता है। तो अब सभी क्लासें जहाँ भी आपने पढ़ा होगा तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति बता देते हैं कि आपकी बिग बैंग थ्योरी से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। तो क्या आपको यहाँ से पढ़ना चाहिए या फिर इससे, मतलब जो ब्रह्मांड है वो कहाँ से आया है, कैसे आया है, ठीक है। तो उत्पत्ति तो सभी को पता होती है कि जॉर्ज लेमैत्रे जो थे उन्होंने बिग बैंग थ्योरी दी थी, और वो सर्वमान्य थ्योरी है, बस यहाँ से शुरू कर लेते हैं। अब हम देखेंगे सबसे पहले जो ब्रह्मांड है उसका अध्ययन हम कहाँ पर करते हैं, ठीक है। इसके जो अध्ययन की शाखा है वो क्या कहलाती है, और ब्रह्मांड क्या कहलाता है, ठीक है। इसके बाद हम मतलब ये पार्ट हमारा फर्स्ट रहेगा, और इसमें सारी चीज़ें हम जो आपके बेसिक होता है वो यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए देख लेते हैं सबसे पहले हम ब्रह्मांड को। तो ब्रह्मांड तो सभी ने सुना है कि ब्रह्मांड यूनिवर्स, ठीक है। अब ब्रह्मांड जो है इसका अध्ययन हम कहाँ पर करते हैं, जियोग्राफी में करते हैं, इकोनॉमी में करते हैं, या फिर कहाँ पर करते हैं, हिस्ट्री में करते हैं। तो आपको बता दें कि जो आपका ब्रह्मांड है इसका अध्ययन हम भूगोल जियोग्राफी के अंतर्गत करते हैं। तो अब हम थोड़ा सा भूगोल के बारे में भी जान लेते हैं, क्योंकि आपने पिछली बार एग्जाम्स दिया होगा यदि, तो आपको पता होगा वहाँ पर क्वेश्चन ये भी पूछ लिया था कि भूगोल के जनक कौन माने जाते हैं, ठीक है। अब आप कहेंगे ये आउट ऑफ सिलेबस है, तो ये आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड को जिसने विस्तार से पढ़ा होगा तो उसने बिल्कुल ही इसका करेक्ट आंसर दिया होगा, ठीक है। तो हमें बिल्कुल बेसिक से पढ़ना है ताकि हमारा कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। और आपको पता है कि नेगेटिव मार्किंग आपकी है, तो आपको बहुत अच्छे से और बहुत ही मेहनत के साथ में यहाँ पर पढ़ना होगा, ठीक है। तो भूगोल के अंतर्गत हम ब्रह्मांड का अध्ययन करते हैं। तो थोड़ा सा हम भूगोल के बारे में देख लें कि जो भूगोल है इसे क्या कहते हैं, जियोग्राफी। और जो जियोग्राफी शब्द है यह दो ग्रीक शब्दों जियो और ग्राफी से मिलकर के बना है। जियो का मतलब होता है आपका पृथ्वी, क्या होता है, जियो का मतलब होता है आपका पृथ्वी, और ग्राफी का मतलब होता है स्टडी, ठीक है। तो इसका अर्थ क्या हुआ हिंदी में, पृथ्वी का अध्ययन। हिंदी में यदि बात करें जो भूगोल दिया गया है, क्या दिया गया है, भूगोल, ठीक है। तो भू प्लस गोल, ठीक। अब भूगोल में भू का मतलब होता है आपकी पृथ्वी, क्या होता है, पृथ्वी, और भू मतलब होता है आपका भूमि या पृथ्वी मान के चलेंगे, और गोल, तो जिसमें हम पृथ्वी आपकी जो गोलाकार है, दीर्घ वृत्ताकार है, ये कैसे है, इसका अध्ययन ही भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। अब ये भी पूछ लेते हैं कि जो आपका ब्रह्मांड है इसका अध्ययन किस भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। ऑप्शन दे देंगे आपको, भौतिक भूगोल के अंतर्गत किया जाता है, या फिर सांस्कृतिक भूगोल के अंतर्गत, या गणितीय भूगोल के अंतर्गत। तो ये भी हमें जानना चाहिए, ठीक है। तो अब सबसे पहले तो ये आपने जान लिया कि जो ब्रह्मांड है इसका अध्ययन भूगोल के अंतर्गत हम करते हैं। अब भूगोल के जनक यदि आपसे पूछता है नॉर्मली केवल भूगोल का, तो आपको बताना है हेकेटियस को भूगोल का जनक माना जाता है। इसके बाद वर्तमान भूगोल के जनक कौन है, अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। अभी वर्तमान भूगोल क्या है ये भी हम अभी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। भौतिक भूगोल के जनक कौन है, पॉलिडो नियम, ये आपको याद रखना है, क्योंकि आपका जो ब्रह्मांड है उसका अध्ययन भौतिक भूगोल के अंतर्गत ही किया जाता है। तो भौतिक भूगोल के जनक कौन हो गए आपके, पॉलिडो नियम हो गए, ठीक है। इसके अलावा कई और भूगोल की शाखाएं हैं, जैसे सांस्कृतिक भूगोल, तो इसके जनक कार्ल ओसावर माने जाते हैं। इसके बाद आपका गणितीय भूगोल होता है, तो उसके जनक थेल्स व एनेक्जीमेंडर माने जाते हैं। तो ये सारा आप यदि नोट्स तैयार कर रहे हैं तो वहाँ पर इंक्लूड जरूर करें, क्योंकि आपका क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, क्योंकि कंपटीशन बहुत अधिक हो गया है, ठीक। तो इतना आपको समझ में आ चुका होगा कि भूगोल के अंतर्गत ब्रह्मांड का अध्ययन करते हैं, भूगोल यानी जियोग्राफी क्या कहलाती है। और आपको यहाँ पर रटना कुछ नहीं है, बस समझते हुए पढ़ना है, ठीक है। अब हम देखते हैं ब्रह्मांड। तो ब्रह्मांड का अध्ययन आपके भौतिक भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। अभी भौतिक भूगोल क्या है, तो आपको पता होगा कि पहले क्या था कि जो भूगोल था इसमें मानव का कोई हस्तक्षेप नहीं होता था, इसमें मानव का कोई लेन देन नहीं होता था, ठीक है। केवल इसमें भौतिक चीज़ें जैसे हमारा वन हो गया, पृथ्वी हो गई, ठीक है, इनका ही अध्ययन यहाँ पर किया जाता था। कब,
भौतिक भूगोल के अंतर्गत पहले। लेकिन बाद में क्या हुआ, 20वीं शताब्दी के आरंभ में क्या हुआ कि जो भूगोल था उसमें मनुष्य और पर्यावरण दोनों का अध्ययन किया जाने लगा, मतलब दोनों को मिला करके जो अध्ययन किया जाने लगा। तो आपसे पूछ सकते हैं कि बताइए भूगोल में मनुष्य और पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किस शताब्दी से प्रारंभ हुआ, तो वो भूगोल की शुरुआत कब से मानी जाती है, तो जब आपका 20वीं शताब्दी के पहले माने 19वीं शताब्दी में, ठीक है, तो इसका भौतिक भूगोल का प्रारंभ माना गया था। लेकिन बाद में इसको मिला करके अध्ययन किया जाने लगा है, ठीक है। अब हम देखते हैं खगोल विज्ञान। तो ये क्या कहलाता है आपका खगोल विज्ञान, जिसे एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। तो एस्ट्रोनॉमी एक होता है एस्ट्रोलॉजी। तो एस्ट्रोनॉमी का हम अध्ययन करते हैं, एस्ट्रोलॉजी का हमें अध्ययन नहीं करना है, वो ज्योतिष से संबंधित होती है, ठीक है। तो एस्ट्रोनॉमी क्या होती है कि जो आकाशीय पिंड हैं, अब आकाशीय पिंडों में आपके तारे हो गए, ठीक है, इसके बाद ग्रह नक्षत्र जो कुछ भी होता है, तो इन सब जो आकाशीय पिंड उल्का है, धूमकेतु है, क्षुद्र ग्रह हैं, ये होते हैं आपके आकाशीय पिंड। तो सभी आकाशीय पिंड, उनकी बनावट कैसी, उनकी बनावट है, परिमाण और गति का अध्ययन करने वाले विज्ञान को ही खगोल विज्ञान या खगोलिकी कहा जाता है। तो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। अब हम देखते हैं कि जो आपका ब्रह्मांड या भूगोल है, आपका टॉपिक शुरू होता है यहाँ से, जो आपके सिलेबस में दिया गया है। और यह जो टॉपिक है आपके, जो जिसने मैथ लिया है उनका भी एक टॉपिक जुड़ के आ गया है, आपने देखा होगा सिलेबस। ब्रह्मांड मैथ वालों को भी पढ़ना है और साइंस में तो है ही, ठीक है। तो ब्रह्मांड, यूनिवर्स या कॉस्मोस। तो ब्रह्मांड सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ब्रह्मांड जो है इसकी उत्पत्ति हजारों क्या, अरबों वर्षों, खरबों पूर्व, मतलब खरबों वर्ष पूर्व इसकी उत्पत्ति हुई है। तो अब जब हम यहाँ पर तो एक वर्ष का याद नहीं रख पाते डाटा, तो यहाँ खरबों वर्ष पूर्व की बात की जाती है, तो क्या हम इतना डाटा याद रख सकते हैं, तो नहीं रख सकते, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे कि इसको हम कैसे याद रखें। तो ब्रह्मांड जो है सबसे पहले याद रखिए कि जो शब्द है कॉस्मोस का पर्याय है अंग्रेजी के, और इसका अर्थ होता है सुव्यवस्था। मतलब एक व्यवस्था बनी हुई है हमारे ब्रह्मांड में कि इतने ग्रह हैं, इनकी स्थिति ये रहेगी, ठीक है। यदि ये व्यवस्थित ना रहे तो ब्रह्मांड का कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा, ठीक है। तो कॉस्मोस का पर्याय है क्या हमारा ब्रह्मांड, और जिसका अर्थ होता है सुव्यवस्था। अब देखते हैं ब्रह्मांड से संबंधित अध्ययन पूछ लिया जाता है, ये फैक्ट वाले क्वेश्चन होते हैं। तो यहाँ से हर एक पॉइंट से आपका क्वेश्चन निकल के आ रहा है। ब्रह्मांड से संबंधित अध्ययन को क्या कहते हैं हम, कॉस्मोलॉजी कहते हैं, आपको याद रखना है, ठीक। अब इसकी यदि डेफिनेशन की बात कर लें तो आपको डेफिनेशन में सारी चीज़ें आ जाती हैं, एक छोटी से छोटी वस्तु से लेकर बड़ी से बड़ी जो वस्तुएं होती हैं उन सब के सम्मिलित स्वरूप को ही क्या कहा जाता है, ब्रह्मांड कहा जाता है। जैसे मनुष्य, जैसे हम हैं तो हम भी ब्रह्मांड है, ठीक है। हमारे आसपास का वातावरण सारा ब्रह्मांड है, पूरा विश्व ब्रह्मांड के अंतर्गत आता है। तो इसकी एक हम डेफिनेशन की यदि बात करें तो डेफिनेशन आपको याद रखनी है कि सूक्ष्मतम अणुओं से लेकर के विशालकाय आकाश गंगाओं तक के सम्मिलित स्वरूप को ब्रह्मांड कहते हैं। ये आपको बुक में परिभाषा मिल जाती है, ठीक है। तो सूक्ष्मतम अणु, जैसे पहले माना जाता था कि केवल अणु हैं हमारी पृथ्वी पर सबसे छोटे, ठीक है। इसके बाद अणुओं से परमाणुओं की खोज होती गई और अन्य चीज़ें बनती गई। इसी तरह से तो जो छोटे से छोटे अणु हैं, छोटी से छोटी चीज़ है, उससे लेकर एक चींटी भी आपकी ब्रह्मांड के अंतर्गत आएगी, ठीक है। इससे बड़े आकाश गंगाओं के समूह, मंदाकिनियों के समूह को क्या कहेंगे हम, ब्रह्मांड कहते हैं। अब एक और परिभाषा आपको बता दें कि जो पृथ्वी है, चाहे पृथ्वी हो, अब पृथ्वी पर जितनी चीज़ें हैं आपकी, जलमंडल है, स्थलमंडल, वायुमंडल, सारी चीज़ें, अंतरिक्ष और उसमें उपस्थित सभी खगोलीय पिंड, खगोलीय पिंड में आपकी आकाश गंगाएं आ गई, तारे आ गए, तारामंडल आ गए, इसके अलावा आपके नक्षत्र आ गए, सौरमंडल आ गया, सूर्य, ग्रह, अंतरिक्ष, उपग्रह, ठीक है, ये सारी चीज़ें। तो इन सभी के समग्र रूप से क्या कहते हैं, इन सब के अध्ययन को ही विश्व या ब्रह्मांड कहते हैं, ठीक है। तो ये तो हुई ब्रह्मांड की डेफिनेशन। अब आपको बता दें कि केवल हमें ब्रह्मांड नहीं पढ़ना होता, मान के चलिए ये हमारा ब्रह्मांड है, ठीक है। तो हम पहले ब्रह्मांड को पढ़ लिया, ब्रह्मांड के बाद हम सुपर क्लस्टर को पढ़ेंगे, क्लस्टर को पढ़ेंगे, क्लस्टर के बाद में आकाश गंगा को पढ़ेंगे, आकाश गंगा के बाद तारामंडल, तारामंडल के बाद नक्षत्र, नक्षत्र के बाद सौरमंडल, सूर्य, ग्रह, अंतरिक्ष, ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी होती हैं, ठीक है। तो केवल ब्रह्मांड पढ़ लेने से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, ये सारी चीज़ें जानना जरूरी होता है, ठीक। अब आपको बता दें कि कभी भी हमें यदि ब्रह्मांड का अध्ययन करते हैं और आपके सामने फैक्ट निकल के आते हैं कि इन दो के, मतलब मान के चलिए दो ग्रहों के बीच में इतनी दूरी है। अब दूरी यहाँ पर खरबों अरबों की बात की जाती है, ना कि जैसे आपसे कह दिया मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, ठीक है। तो इनका हमें जब पता
कब हम इनका पता लगा पाएंगे, जब हमें प्रकाश मतलब जो हमारा ब्रह्मांड है उसमें दूरी को मापने की इकाइयाँ पता होंगी, ठीक है। अब थोड़ी बहुत दूरी हो तो किलोमीटर में माप लें, ठीक है, लेकिन यहाँ बहुत बड़ी बड़ी दूरियाँ होती हैं और इनका जिक्र हमारे अभी क्वेश्चनों में आएगा। तो उससे पहले हमें ये जानना चाहिए कि जो ब्रह्मांड है उसमें दूरी मापने की इकाइयाँ कौन कौन सी होती हैं। यदि आपको इन इकाइयों का ज्ञान होगा तो आप आसानी से फिर किसी भी दूरी को अपने मतलब फैक्ट के रूप में निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं ब्रह्मांड में दूरी मापने की इकाइयाँ। तो 3 इकाइयाँ आपको नॉर्मली याद रखनी है, ठीक है। और कभी कभी इसी से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, जैसे कह देंगे आपने नाम तो सुना होगा AU, कभी पूछ लेते AU का फुल फॉर्म क्या है, कभी पूछ लेते LY का फुल फॉर्म क्या है, कभी पूछते हैं एक AU बराबर क्या होता है, इनको आरोही क्रम में लिखिए, अवरोही क्रम में लिखिए, या फिर पूछेंगे ब्रह्मांड में दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है, सबसे छोटी इकाई क्या है। तो ये 3 इकाइयों से आपके कई क्वेश्चन बन सकते हैं। तो हम देख लेते हैं तीनों इकाइयाँ। तो ब्रह्मांड में दूरी मापने की इकाइयाँ, तो सबसे पहले जैसे हमारी पृथ्वी पर दूरी मापने की इकाई आपकी मीटर हो गई, किलोमीटर हो गई, ठीक है। तो ये होती हैं, तो ये कम दूरियों को मापने के लिए बेस्ट होती हैं। लेकिन जो ब्रह्मांड है वहाँ पर कई हजारों खरबों की दूरियां होती हैं किलोमीटर की। अब उसको हम इसमें तो माप नहीं सकते, ठीक है, ये चलता भी नहीं है। तो सभी जो वहाँ के क्या साइंटिस्ट हुए उन्होंने एक अनुमान लगाया कि इतनी बड़ी दूरियों को हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो उन्होंने जैसे प्रकाश वर्ष है तो इससे दूरी तय करेंगे, कैसे करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखिए खगोलीय इकाई, ये क्या होती है, AU जिसे कहते हैं इंग्लिश में, इसका फुल फॉर्म होता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ठीक है, याद रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब ये कहलाती क्या है, तो जो हमारी मान के चलिए ये पृथ्वी है, ठीक है, और ये हमारा सूर्य है, तो इसके बीच एक औसत दूरी होती है। अब सूर्य का प्रकाश जो होता है वो हमारी पृथ्वी तक कितने समय में पहुंच जाता है, तो इसका कोई हम नॉर्मली अनुमान तो लगा नहीं सकते, इसको मापने की एक औसत दूरी बनाई जाती है। तो इसी को कहते हैं खगोलीय इकाई, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो याद रखिए कि पृथ्वी से सूर्य के बीच की औसत दूरी जो कहलाती है वो आपकी किसके द्वारा मापी जाती है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के द्वारा मापी जाती है, और जो कि दूरी मापने की इकाई है। अब आपसे पूछ लेता है कि एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर कितना होता है। तो एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर होता है 1.5 इंटू 10 के ऊपर 8 की घात, ये ऐसा लिखा है यहाँ, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ठीक है। और एक किलोमीटर में है। अब कभी कभी कंफ्यूज के लिए आपसे मीटर में पूछ लेता है, तो यदि आपसे मीटर में पूछता है तो आपको ये जो यहाँ पर घात लगाई गई है 8 की, इसमें 3 बढ़ा देंगे, मीटर में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर में हो जाएगा, ठीक है। ये तो ये दोनों याद रखिए, ये एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की आपकी वैल्यू दी गई है, ठीक है। तो ये याद रखें, ठीक है। अब देखते हैं प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष को इंग्लिश में LY अर्थात लाइट ईयर कहा जाता है। तो ये क्या कहलाता है, तो एक प्रकाश वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी, ठीक है, एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। इसका मतलब क्या है कि एक वर्ष में प्रकाश जो है सबसे, यदि आपसे पूछ लेता है कि सबसे ज़्यादा जो है स्पीड किसकी होती है, तो वो प्रकाश की होती है। प्रकाश जो होता है सूर्य का प्रकाश, वो पृथ्वी तक आने में कितना समय लेता है, तो इस तरीके से जो इकाई बनाई गई है वो प्रकाश वर्ष है। तो एक वर्ष में जितना 365 दिन या 66 होते हैं जिस वर्ष में, तो इतने में जो प्रकाश है कितनी दूरी उसने तय की है, तो इसी को इन्होंने एक प्रकाश वर्ष मान लिया है, ठीक है। तो एक प्रकाश वर्ष यानी एक लाइट ईयर बराबर होता है, ये वैल्यू याद रखना, 9.46 इंटू 10⁻12, ठीक है, ये दी गई है किलोमीटर में। और यदि इसी को मीटर में पूछ लें तो मीटर में 9.46 इंटू 10⁻, कितना हो जाएगा यहाँ पर आपका 50, ठीक है, मीटर 50, ठीक है, मीटर, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये किलोमीटर में है, ये मीटर में है, और ये आपसे पूछता है कभी कभी तो केवल फैक्ट के रूप में क्वेश्चन पूछ लेता है, एक प्रकाश वर्ष होता है। तो यदि हमें पता है तो हम आसानी से आंसर दे पाएंगे, ठीक। अब तीसरी इकाई जो है यहाँ पर पारसेक दी गई है, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, दूरी मापने की सबसे प्राचीन और सबसे बड़ी इकाई आपकी कौन सी है, पारसेक है। अब पूछ लेता है कि एक पारसेक बराबर कितना होता है, तो एक पारसेक में 3.26 प्रकाश वर्ष होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है।
तो इतनी ये आपकी दूरी की इकाइयाँ हो गई। कहाँ पर मापी जाती है इनसे दूरी? ब्रह्मांड में। अब इनका क्रम पूछ लेते हैं। कभी कभी पूछते हैं कि ब्रह्मांड में दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है। एक एक क्वेश्चन यहाँ से आपको बता रहे हैं, ठीक है, यही क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो ब्रह्मांड में दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई होती है पारसेक। यदि पूछ लें ब्रह्मांड में दूरी मापने की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो वो होती है AU, अर्थात एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, खगोलीय इकाई। ठीक है, अब इनका आरोही क्रम पूछ लें यदि, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर। तो आरोही क्रम का मतलब होता है सबसे पहले सबसे छोटी वैल्यू लिखी जाती है, फिर उससे बड़ी, फिर सबसे बड़ी। ठीक है, तो सबसे छोटी आपकी AU है, मतलब एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, जिसे खगोलीय इकाई कहते हैं। फिर आपकी लाइट ईयर उससे बड़ी है, और सबसे बड़ी है आपकी पारसेक। तो ये आपको याद रखना। ये तो आरोही क्रम में हो गया। अब आपसे अवरोही पूछ ले, तो अवरोही में पहले सबसे बड़ी लिखी जाती है, मतलब पारसेक हो जाएगी। उसके बाद आपकी कौन सी लिखी जाएगी? उससे छोटी। ठीक है, मतलब इस तरीके से LY हो जाएगी, और फिर हो जाएगी AU, मतलब सबसे बड़ी। ठीक है, तो ये होता है आरोही अवरोही क्रम। ठीक है, तो आज के सेशन में हम इतना ही रखते हैं। इसके बाद कौन कौन सी संकल्पनाएं किसने दी हैं? एक तो आपके ब्रह्मांड में संकल्पना होती है, और एक होते हैं सिद्धांत। ठीक है, तो संकल्पना का मतलब होता है कि किसने क्या संकल्पना दी, लेकिन जब वो संकल्पना सिद्ध हो जाती है तो उसे सिद्धांत कहते हैं। जैसे टॉलमी की संकल्पना, इन्होंने जियोग्राफी मतलब वो बताया था। ठीक है, कि जो पृथ्वी होती है वो मध्य में